नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में वंचित वर्गों और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य करती है। 2. राज्य ऐसे विद्यालयों को प्रतिबालक राज्य अधिसूचित लागत या वास्तव में लिए गए शुल्क जो भी कम हो के अनुसार प्रतिपूर्ति करता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। धारा 12(1)(c) में 25% आरक्षण अनिवार्य है। प्रतिपूर्ति राज्य अधिसूचित प्रतिबालक लागत अथवा वास्तविक शुल्क जो कम हो पर। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान को बरकरार रखा। सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स 2012 और दिनेश बिवाजी 2026 में पुनः पुष्टि की कथन 3 गलत है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा CMSE 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा संचालित किया गया। 2. विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यय का लगभग 95% भाग परिवार परिजन वहन करते हैं। 3. नामांकन में सरकारी विद्यालयों की भूमिका नगण्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। NSS राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा संचालित होता है। 95% शिक्षा व्यय परिवार वहन करते हैं। कथन 1 और 2 सही। सरकारी विद्यालय नामांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथन 3 गलत है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। नो डिटेंशन नीति की समाप्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह RTE संशोधन नियम 2024 इंच के माध्यम से समाप्त हुई। 2. परिवर्तन भारत के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू है। 3. केंद्र शासित विद्यालयों में अब कक्षा 5 और 8 में फेल किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 3। अब इसे समझते हैं। संशोधन RTE संशोधन नियम 2024 इंच से हुआ केवल केंद्र संचालित विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालय आदि पर लागू। यह स्वयं ही सभी राज्य संचालित सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू नहीं, प्रत्येक राज्य अपना निर्णय लेता है। कथन 1 और 3 सही, 2 गलत। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 1950 से 51 में केंद्रीय बजट के साथ पहली बार प्रस्तुत किया गया।
2 यह 1964 में केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज बना। 3 यह अनुच्छेद 112 के तहत एक संवैधानिक दस्तावेज है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल एक और दो। अब इसे समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 1950 से 51 में बजट के साथ प्रस्तुत, 1964 में बजट से अलग दस्तावेज बना। कथन एक, दो सही। यह संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। अनुच्छेद 112 केवल वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। कथन तीन गलत। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। अधिकांश अर्थशास्त्री कृषि सब्सिडियों को प्रत्यक्ष आय समर्थन, किसानों को डीबीटी में बदलने की वकालत करते हैं। निम्न में कौन से तर्क इसे समर्थन देते हैं? एक, आधार लिंक्ड अंतरण से रिसाव और फर्जी लाभार्थी कम होंगे। 2, इनपुट सब्सिडी से होने वाले मूल्य विकृतियों से बचा। 3, किसी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की आवश्यकता समाप्त होगी। 4, किसान बाजार संकेतों के आधार पर उत्पादन निर्णय लेंगे। सही विकल्प चुनिए। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक, दो और चार, ऑप्शन सी केवल दो, तीन और चार, ऑप्शन डी एक, दो, तीन और चार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल एक, दो और चार। अब इसे समझते हैं। कथन एक, दो और चार अर्थशास्त्रियों के मुख्य तर्क हैं। कथन तीन गलत। सब्सिडी के समर्थक एमएसपी को समाप्त करने की वकालत नहीं करते। एमएसपी एक अलग मूल्यतल कार्य करता है। डीबीटी इनपुट सब्सिडी उर्वरक, बिजली, सिंचाई का स्थान लेता है, एमएसपी का नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना द्वारा उपयोग किया जाने वाला आधार पेमेंट ब्रिज एपीबी किसके द्वारा संचालित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ऑप्शन सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। अब इसे समझते हैं। आधार पेमेंट ब्रिज एपीबी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा संचालित है। यह आधार को वित्तीय पते के रूप में उपयोग करते हुए सरकार से लोगों के बैंक खातों में तुरंत राशि अंतरण की सुविधा देता है। डीबीटी वास्तुकला का केंद्र। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। समग्र शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग डूएसीएल द्वारा क्रियान्वित केंद्र प्रायोजित योजना है। 2, यह सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा को मिलाती है। 3, गैर पूर्वोत्तर गैर हिमालयी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3। अब इसे समझते हैं, तीनों कथन सही हैं। समग्र शिक्षा शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग DUSCL के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। SSA+RMSA+ शिक्षक शिक्षा का समामेलन वित्त पोषण अनुपात पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों हेतु 90-10, अन्य राज्यों हेतु 60-40। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता FLN को निम्न में से किनके माध्यम से मापा जाता है? 1. NGO प्रथम का वार्षिक स्थिति शिक्षा प्रतिवेदन असे। 2 का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS। 3 OECD का PISA। 4 विश्व बैंक का लर्निंग पॉवर्टी सूचकांक। सही विकल्प चुनिए। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल 1, 2 और 4। अब इसे समझते हैं। असेर, प्रथम, NAS और विश्व बैंक का लर्निंग पॉवर्टी सूचकांक मापन के प्रमुख स्रोत हैं। PISA 15 वर्षीयों का है, स्तर का साधन नहीं। FLN कक्षा 1 से 3 का मूलभूत मापन है। भारत ने 2009 से 2024 तक PISA में भाग नहीं लिया। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2024 SC सेंट उपवर्गीकरण निर्णय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. 6:01 बहुमत ने पहले के EV चिन्नैया 2004 निर्णय को रद्द किया। 2. निर्णय अनिवार्य करता है कि कोई भी उपवर्गीकरण मात्रात्मक तथ्यात्मक डेटा पर आधारित हो। 3. निर्णय SC सेंट पर क्रीमी लेयर परीक्षण को स्वतः ही लागू करता है, जैसा OBC आरक्षण में होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। कथन 1 और 2 सही। 6:01 निर्णय ने EV चिन्नैया को रद्द किया। उपवर्गीकरण मात्रात्मक तथ्यात्मक डेटा आधारित होना चाहिए। कथन 3 गलत। केवल एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने SC सेंट के लिए क्रीमी लेयर पर चर्चा की। निर्णय इसे स्वतः लागू नहीं करता। प्रश्न खुला है और नई याचिकाओं का विषय है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। PM श्री योजना का उद्देश्य चयनित विद्यालयों को NEP 2020 के सभी घटक प्रदर्शित करने वाले आदर्श विद्यालयों के रूप में उन्नत करना है। इसके संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्र राज्य MoU के माध्यम से क्रियान्वित पंजाब और दिल्ली ने हस्ताक्षर किए हैं। 2. केंद्र ने राज्य के PM श्री MoU पर हस्ताक्षर करने को समग्र शिक्षा निधि निकासी से जोड़ा है। 3. PM श्री हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान को पूर्णतः प्रतिस्थापित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। कथन 1 और 2 सही। PM श्री केंद्र राज्य MoU से क्रियान्वित पंजाब और दिल्ली ने हस्ताक्षर किए। केंद्र ने गैर हस्ताक्षर राज्यों के लिए समग्र शिक्षा निधि रोकी, जिससे दिल्ली बाध्य हुआ।
कथन 3 गलत। पीएम श्री समग्र शिक्षा का स्थानापन्न नहीं बल्कि पूरक है, दोनों योजनाएं साथ चलती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।